नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानियाँ पढ़ना और सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता ही है, बहुत सारी कहानियाँ आपने मेरे द्वारा कही हुई सुनी भी हैं। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सुदर्शन जी द्वारा लिखित है और कहानी बहुत ही सुंदर है कि आप देखोगे कि इसमें कि न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और एक अच्छी न्याय व्यवस्था, एक शासन, अच्छे शासन का आधार होती है। और सच्चा न्याय वही होता है जो बिना पक्षपात के, किसी बिना भय के कर लिया जाए। तो आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है न्याय मंत्री। और मैंने जैसे बताया आपको, वो कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित है। यह घटना आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, बुध गया नामक गांव में एक परदेशी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया और नम्रता से बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल अपने गांव में सबसे अधिक निर्धन थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है, आइए पधारिए। अतिथि के चरणों से चौका पवित्र हो जाएगा। परदेशी और ब्राह्मण दोनों अंदर गए। शिशुपाल ने जब बातें आरंभ की तब उनको सुनकर परदेशी चकित रह गया। उसकी बातें युक्ति युक्त और प्रभावशाली थी। इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान और तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। जब देखता हूँ तब मेरा रक्त उबलने लग जाता है। प्रदेशी ने पैंतरा बदलकर उत्तर दिया, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। रहने दो, मैं सब जानता हूँ। दोष निकालना सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलस कर उत्तर दिया, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर तो कोई न्याय ना होगा, अन्याय ना होगा ना, सर्वथा न होगा। कोई अपराधी दंड से न बच सकेगा, कदापि नहीं बचेगा। प्रदेशी ने सहज भाव से कहा, बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। प्रदेशी के मुख पर मुस्कुराहट थी, नेत्रों में ज्योति। उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी मंशा पूरी कर देता। दूसरे दिन महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया। महाराज अशोक राजकीय ठाट बाट से कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल घबरा कर खड़े हो गए। इस समय उनका रोम रोम कांप रहा था। ये तो वही थे। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने हृदय को स्थिर कर दिया और कहा, मुझे नहीं पता था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा उतनी स्वतंत्रता से बातचीत नहीं करता। महाराज ने कहा, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपकी इस विषय में परीक्षा लेना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? शिशुपाल ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा, हाँ, यदि महाराज की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कल प्रातः काल से तुम न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हो। शांति रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम ही पर होगा। यदि कोई घटना हो गई अथवा कोई हत्या हो गई तो उसका उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर हाथ से अंगूठी उतार कर बोले, यह राज मुद्रा है। तुम कल प्रातःकाल की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाओगे। मैं देखूंगा तुम अपनी बात को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। एक मास बीत गया। न्याय मंत्री के न्याय और सुप्रत प्रबंध की चारों ओर धूम मच गई। शिशुपाल ने नगर पर जादू डाल दिया है, ऐसा प्रतीत होता था। उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था जिस प्रकार सर्प को बीन बजाकर सपेरा वश में कर लेता है। उन दिनों यह अवस्था थी कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, परंतु किसी की हानि न होती थी।
शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो न सूरत देखता न सिफारिश सुनता था। वह केवल दंड देना जानता था, और दंड भी शिक्षाप्रद। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर आ गया। परंतु एक रात्रि किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। प्रातःकाल इस घटना की घर घर में चर्चा थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसे हो गया कि राज कर्मचारी को मार डाले, और वह भी शिशुपाल के शासन में। राजधानी में आतंक छा गया। न्याय मंत्री ने भी मामले की खोज में दिन रात एक कर दिया। यह घटना उनके शासन काल में पहली घटना थी। उनको खाना पीना भूल गया, आंखों से नींद उड़ गई। घातक की खोज में उन्होंने कोई कसर न उठा रखी, परंतु कुछ पता न लगा। असफलता का प्रत्येक दिन अशोक की क्रोधाग्नि को अधिकाधिक प्रज्वलित कर रहा था। वे कहते, तुमने कितने जोर से न्याय का दावा किया था, अब क्या हो गया? न्याय मंत्री लज्जा से सिर झुका लेते। महाराज कहते, घातक कब तक पकड़ा जाएगा? न्याय मंत्री उत्तर देते, यत्न कर रहा हूँ, जल्दी ही पकड़ लूंगा। महाराज कुछ दिन ठहरकर फिर पूछते, हत्यारा पकड़ा गया? न्याय मंत्री कहते, नहीं। महाराज का क्रोध भड़क उठता। उनकी आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगती। बादल की भांति गरज कर कहते, मैं यह नहीं सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, परंतु हत्यारे का पता न लगा। अंत में महाराज अशोक ने शिशुपाल को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की अवधि दी जाती है। यदि इस बीच में घातक न पकड़ा गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस समाचार से नगर में हलचल से मच गई। एक ही मास के अंदर शिशुपाल लोकप्रिय हो चुके थे। लोग चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु शिशुपाल का बाल बांका न हो। शिशुपाल स्वयं बड़ी उत्सुकता के साथ घातक की खोज में लीन थे, परंतु व्यर्थ। यहाँ तक कि तीसरा दिन आ गया और अब कुछ ही घंटे बाकी थे। रात्रि का समय था, परंतु शिशुपाल की आंखों में नींद न थी। वे नगर के एक घने बाजार के अंदर घूम रहे थे। सहसा एक मकान की खिड़की खुली। स्त्री ने पुकारा, तुम कौन हो पहरेदार? शिशुपाल ने उत्तर दिया, नहीं, मैं न्याय मंत्री हूँ, जरा यहीं ठहरो, आज अंतिम यात्री है। हाँ, अंतिम शब्द साधारण थे, परंतु इसका अर्थ साधारण न था। स्त्री तिलमिलाकर खड़ी हो गई और उसने शिशुपाल को घटना तथा घातक के बारे में बता दिया। दूसरे दिन दरबार में तिल धरने को स्थान न था। आज न्याय मंत्री का भाग्य निर्णय होने को था। अशोक ने सिंहासन पर पैर रखते ही कहा, न्याय मंत्री, घातक का पता लगा? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, लग गया, पेश करो। न्याय मंत्री ने सिर झुकाकर सोचा, फिर दृढ़ संकल्प से सिर उठाया और अपने एक उच्च अधिकारी को लक्ष्य करते हुए कहा, धनवीर श्रीमान, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। इशारा महाराज की ओर था। दरबार में शांति से छा गई। अशोक का चेहरा लाल हो गया, मानो वह तपा हुआ तांबा हो। नेत्रों से अग्निकण निकलने लगे। वे तिलमिलाकर खड़े हो गए और बोले, अरे ब्राह्मण, तुझे यहाँ तक साहस हो गया? न्याय मंत्री ने फिर दोहराया, मैं आज्ञा देता हूँ, गिरफ्तार कर लो। यह घातक है, मेरी अदालत में पेश करो। धनवीर ने अशोक को हथकड़ी लगा दी और शिशुपाल की कचहरी की ओर ले चला। वहाँ सारा नगर उपस्थित था। शिशुपाल ने आज्ञा दी, अपराधी राजकुल से है, अतएव अकेला पेश किया जाए। महाराज अपराधी के लिए नियत जंगले में खड़े हो गए। न्याय मंत्री धीरे से बोले, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध है, तुम इसका क्या उत्तर दोगे? महाराज अशोक ने उत्तर दिया, वह उदंड था, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसको मारा है, परंतु मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वह उदंड नहीं था, मैं उसे चिरकाल से जानता हूँ।
वह उदंड था। तुम झूठ बोलते हो। तुमने एक राज कर्मचारी का वध किया है। मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ। महाराज ने सिर झुका लिया। इस समय उनके हृदय में ब्रह्मानंद का समुद्र लहरें मार रहा था। सोचते थे यह मनुष्य स्वर्ण है जो अग्नि में तपकर कुंदन हो गया है। कहता था मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा। वह वचन झूठा न था। इसने अपने कहने की लाज रखी। उन्होंने एक विचित्र भाव से सिर ऊंचा करके कहा, मैं इस आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। न्याय मंत्री ने एक व्यक्ति को हुक्म दिया। वह एक स्वर्ण मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाशो, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि मेरा काम न्याय करना है। यह भी सच है कि एक राज कर्मचारी की हत्या की गई है। उसका दंड अवश्यम भावी है, परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। यह काम न्याय मंत्री की शक्ति से बाहर है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि महाराज चेतावनी देकर छोड़ दिए जाए और उनकी यह मूर्ति फांसी पर लटकाई जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री की जय जयकार हुई। लोग इस न्याय पर मुग्ध हो गए। रात हो गई थी। न्याय मंत्री राजमहल में पहुंचे और अशोक के सामने राज मुद्रा रखकर बोले, महाराज, ये अपनी वस्तुएं संभालें। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। अब यह कैसे हो सकता है? परंतु श्रीमान, अशोक ने बात काट कर कहा, आपका साहस मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह बोझ आप ही उठा सकते हैं। मुझे कोई दूसरा इस पद के लिए योग्य दिखाई नहीं देता। अब न्याय मंत्री निरुद्र हो गए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और नई कहानी के साथ जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य लिखने कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। और जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।